हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 सेशन पढ़ने जा रहे हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो आपको साइड में यहां अभी दिख रहा है। पार्ट 1 में हम क्या पढ़े थे? पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे भारतीय संविधान का प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके थे। तो यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले, पार्ट 2 को आगे देखने से पहले आप पार्ट 1 ऊपर आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप उसे देख लें, फिर पार्ट 2 देखना कंटिन्यू करें। तो 2 से 3 मिनट के अंदर एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे। पार्ट 1 में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए थे, उसके बाद क्या पढ़े थे? पॉलिटी का डेफिनेशन पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के पास आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख चुके थे और कॉन्स्टिट्यूशन के आगे बढ़े तो हमें प्रीएम्बल मिला। प्रीएम्बल के बारे में हम पढ़े। प्रीएम्बल में कुल कितनी बातें लिखी गई है? 4 बातें लिखी गई, वो सब हम पढ़ चुके थे। पहला, सोर्स ऑफ पावर के बारे में हम पढ़ चुके थे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ चुके थे। दूसरा, नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति कैसे क्या होती है, वो भी हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल में 4 बातें लिखी गई, तो 2 हम पढ़ चुके थे, 2 के बारे में आज का क्लास होगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मोटिव ऑफ स्टेट के बारे में। कुल 4 मोटिव दिया गया है। कौन कौन 4 मोटिव है? पहला, जस्टिस। जस्टिस हमें दिया गया है, हमारे लोगों को क्या दिया गया? हमारा संविधान हमें क्या देता है? जस्टिस देता है, इंसाफ देता है, न्याय देता है। दूसरा, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या? स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता देता है। तीसरा, इक्वलिटी देता है, समानता देता है। चौथा, फर्टर्निटी यानी बंधुता बढ़ाने के लिए कहता है। और हम तीसरा ये हो गया प्रीएम्बल का। और चौथा, हम डेट के बारे में पढ़ेंगे, हमारा संविधान कब लागू हो गया, कब उसे स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम इस सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीएम्बल के बारे में बन सकता है वो सारा हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, एंड में, ठीक है। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम जहां तक पार्ट 1 में पढ़ चुके थे उसके आगे हम आज हम मोटिव ऑफ स्टेट और डेट के बारे में समझ करके लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रीएम्बल हम स्टार्ट किए थे पार्ट 1 के अंदर, और प्रीएम्बल में हम क्या पढ़ चुके थे? प्रीएम्बल ओनली 4 थिंग्स आर रिटन इन आवर प्रीएम्बल। पहला, आप सोर्स ऑफ पावर। दूसरा, नेचर ऑफ स्टेट हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे मोटिव ऑफ स्टेट। तो आप लिखेंगे मोटिव ऑफ स्टेट। मोटिव ऑफ स्टेट, राज्यों के उद्देश्य। अब राज्यों के उद्देश्य क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने वालों ने क्या सोच करके क्या क्या हमें दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा हमें अधिकार दिया गया, यहां के नागरिकों को दिया गया। तो पहला, यहां के नागरिकों को दिया गया जस्टिस, न्याय की बात कही गई है। किस चीज की बात कही गई? जस्टिस के बात की गई। उसका दूसरा, लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात की गई। तीसरा, इक्वलिटी की बात की गई है। उसके बाद फर्टर्निटी, बंधुता, भाईचारा की बात की गई है, ठीक है। तो आइए अब आप हेडिंग लगा दें जस्टिस, न्याय। आप क्या हेडिंग लगा देंगे? जस्टिस, उसके बाद लिखेंगे न्याय। तो पहला पॉइंट हम जस्टिस के बारे में समझते हैं। जस्टिस जो है, यह शब्द लिखेंगे, पहला पॉइंट, जस्टिस जो है यह शब्द रूस के क्रांति से ली गई है 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में पहला रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन, जहां से यह शब्द को हमारे प्रीएम्बल में लिया गया है। अब जस्टिस कुल कितने प्रकार का होगा? जस्टिस 3 प्रकार का होगा। पहला, सोशल जस्टिस, नोट करेंगे, पहला सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। दूसरा, इकोनॉमिकल जस्टिस, आर्थिक न्याय। तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। तो आप हेडिंग लगा दें फर्स्ट, सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस समझते हैं। सोशल जस्टिस मतलब क्या? सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस मतलब क्या? सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय मतलब क्या? हमें समाज से न्याय, समाज में क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए छुआछूत होता है, क्या छुआछूत होता है, तो उसको दूर किया जाएगा समाज से। और कलर के में या आपको समुदाय के रूप में या लोग कास्ट के रूप में जो छुआछूत होता है, ऊंच नीच होता है, उसको दूर किया जाएगा। कहाँ? इसमें समाज में क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा आपको। आप छुआछूत और इस सब को दूर किया जाएगा सामाजिक, ठीक है, सोशल जस्टिस के अंदर। दूसरा, इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिकल जस्टिस को हिंदी में कहते हैं आर्थिक न्याय। तो आप दूसरा हेडिंग लगाएंगे इकोनॉमिकल जस्टिस, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब क्या? अर्थ यानी रुपया पैसा। आर्थिक न्याय मतलब ये कि जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति गरीब पैदा होता है और अगर उसके पास प्रतिभा है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, अगर वो जुनून उसके अंदर है तो उसे आगे बढ़ने से, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अगर उसके पास चाहत है, कोई बाहरी शक्ति इसको या इंटरनल शक्ति इसको नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे क्या देता है? आर्थिक न्याय देता है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या करता है? ये पावर देता है कि आप अगर प्रतिभाशाली हो तो आप आगे तक जा सकते हो। इसका अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम समझना चाहेंगे तो हम समझ सकते हैं धीरूभाई अंबानी से, क्योंकि धीरूभाई अंबानी से हम समझ सकते हैं। क्लियर है? तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या है? राजनीतिक न्याय। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या? राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर जन्म लिया, ठीक, कोई व्यक्ति जन्म लिया बच्चा में से, और वो जन्म लेने के बाद आगे बढ़ा और वो पढ़ाए, गरीब है और वो उसका कास्ट जो है एकदम निचला कास्ट का है। अगर वो चाहे कि क्या पढ़ लिख करके डीएम बनना तो क्या बन सकता है? बन सकता है ना। अगर वो पीएम बनना चाहे तो बन सकता है, वो सीएम बनना चाहे तो वो भी बन सकता है। तो इस न्याय व्यवस्था को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे करंट पीएम। हमारे करंट पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इनका? नरेंद्र मोदी जी। पॉलिटिकल जस्टिस तो कितना टाइप का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए हम मोटिव ऑफ स्टेट में दूसरे वर्ड की ओर बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड क्या है हमारा? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है? लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी, स्वतंत्रता। हमें आजादी मिला। अब आजादी मिला है हमें, अब किस टाइप का आजादी मिला है हमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से 5 टाइप का आजादी मिला है। क्या? प्रियम्बल में 5 टाइप का आजादी के बारे में बताया गया है। पहला, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट। तो इक्वलिटी के अंदर पहला आप लिखना स्टार्ट करेंगे पहले में, फ्रीडम ऑफ थॉट। फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब क्या? फ्रीडम मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता। किससे? विचार की आजादी। दूसरा, एक्सप्रेशंस मतलब अभिव्यक्ति की आजादी। तीसरा, बिलीफ मतलब आपको विश्वास की आजादी। चौथा, फेथ, फ्रीडम ऑफ फेथ मतलब हमारा आस्था की आजादी। पांचवा, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा की आजादी। अब हम समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन समझे? समझ में आ रहा है? यस या नो? आ रहा है। चलिए ठीक है। पहला लिखेंगे थॉट। थॉट मतलब क्या? विचार, मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने की आजादी। सोचने की आजादी मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मेरा मन कर रहा है कि कल को हम कोई अच्छे ऊंचे पद पर जाए तो अधिकारी बने, तो सोच सकते हैं। अगर कल आपको मन कर रहा है कि किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए अभी हम करंट सिचुएशन लेते हैं। करंट सिचुएशन मतलब क्या? अभी क्या चल रहा है हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर? तो कोरोना काल चल रहा है, एक ऐसी बीमारी जो फैला जा रहा है, तो पूरे देश को अपने अंदर ले रहा है, तो कोरोना बीमारी चल रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम हो रहा है। ऑक्सीजन जो जितना सप्लाई होना चाहिए हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है क्या? कि आप अगर नहीं मिल रहा है तो आप ये बात सोच सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर अभी ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। आपको डीएम बनना है तो ये भी आप सोच सकते हैं। अब ऑक्सीजन की कमी है, इतना तक तो आप सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सोचने की आजादी दी गई है। लेकिन सोचना भी क्या, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। कुछ आगे हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। अब ऐसा नहीं कि कल को हम ये सोच रहे हैं कि कल हम जाएंगे उसका मर्डर करेंगे, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच सकते। मतलब सोचेंगे आप अपने लिए बेहतर सोचेंगे, ये आजादी आपको मिला हुआ है। ठीक है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति मतलब जो हम सोचे हैं, जो हमारे ब्रेन में चल रहा है, उसको जब बोल देना ही अभिव्यक्ति की आजादी होती है। अभिव्यक्ति मतलब क्या? मेरे ब्रेन में अभी क्या सिचुएशन चल रहा है? कोरोना में ऑक्सीजन की कमी है। हमारे देश में अभी क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं? आप जो आप सोचे हैं नहीं मिला, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के
के सामने। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको दिया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, हमारा संविधान हमें एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी दिया जा रहा है, आपको बोलने की आजादी दिया है। करंट गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है, जो अभी वर्तमान में गवर्नमेंट है अगर कुछ गलत कर रही है तो आप उसके सामने बोल सकते हैं। ये आजादी कौन दे रहा है? हमारा संविधान हमें दे रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब यही होता है कि अपनी बात को बोल देना, जो आपका विचार मन में चला पहले सोच लीजिए, फिर उसके बाद उसको बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बिलीफ। बिलीफ मतलब होता है विश्वास, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। बिलीफ मतलब क्या होता है? विश्वास। अब विश्वास मतलब क्या? अगर आपको विश्वास है कि भगवान है, राम जी हैं या और कोई भगवान है, तो आप विश्वास कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको लग रहा है कि अल्लाह है तो आप विश्वास कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं जैसे से, तो आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, आपका मन है आप विश्वास कर सकते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रोकेगा कि नहीं आप राम जी पे क्यों बिलीव कर रहे हैं या आप अल्लाह पे क्यों बिलीव कर रहे हैं। आपका मन करे तो आप इस पे विश्वास करें, मन ना करे तो किसी पे विश्वास नहीं करें, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है संविधान को। अब क्यों ऐसा दिक्कत नहीं है वो भी हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। हर एक चीज का, हम बोले ना, हर एक चीज का होने का कुछ कारण होता है, ऐसे नहीं कोई चीज होता है, हर एक चीज के होने का कारण होता है। तो उसको भी हम आप फंडामेंटल राइट्स में समझेंगे, मौलिक अधिकार में समझेंगे। फिलहाल अभी टू द पॉइंट दो लाइन हम समझते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं। बिलीफ समझ में आ गया, ठीक है। अब फेथ। फेथ मतलब क्या था? आस्था। फ्रीडम ऑफ फेथ मतलब आस्था की आजादी। आस्था मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि हम आज एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप लोग कोई कभी तो एग्जाम देने जाते होंगे, मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम देने जाते हैं, तो आप सोचते हैं क्या आज हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं और कुछ जो है प्रसाद चढ़ा देते हैं, हो सकता है मेरा एग्जाम अच्छा चला जाए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, हमारा एग्जाम अच्छा चला जाएगा। तो ये आप किसी के रूप में आस्था रख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं राम जी से हम पूजा करके हमारा एग्जाम अच्छा हो सकता है, या आपको लगता है हनुमान जी का पूजा करने से अच्छा हो सकता है, अगर आपको लगता है कि नमाज पढ़ने से अच्छा हो सकता है, तो आप पढ़िए। आपको क्या है? आपको आजादी मिला है, फ्रीडम मिला है। क्या? आस्था की आजादी। आप आस्था रख सकते हैं किसी चीज पे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब पांचवा वर्ड है हमारा वर्ड है वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा। अब मान लीजिए कल को हमें लगा कि आगे दिन चलने के बाद हम मान लीजिए कि हम पूजा करते थे कुछ दिन पहले, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कुछ दिन बाद हमको लगा कि नहीं अब हमको नमाज पढ़ना चाहिए, अब हमें मस्जिद जाना चाहिए, अब हम अल्लाह पे विश्वास करने लगे हैं, अब हम मस्जिद जाना चाहते हैं। कल दिन मन करे, कुछ दिन बाद नहीं लगता है ना मस्जिद अच्छा है और ना मंदिर अच्छा है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? अब मुझे चर्च जाना चाहिए। तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी को का भी पूजा कर सकते हैं। आप पूजा मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि मेरा नाम लिया जा रहा है और किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहां पे वो पूजा यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा की आपको आजादी मिल रही है, आप किसी को भी पूजा कर सकते, किसी को पूजा कर सकते। मतलब क्या कि मंदिर, मस्जिद, चर्च जा सकते हैं, ठीक है। इसकी आजादी है, और मन नहीं करे तो किसी को पूजा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पांच, उम्मीद है कि आपको पांचों वर्ड का मीनिंग अच्छा से समझ में आया होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो चलिए हम तीसरा वर्ड समझते हैं, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या होता है? इक्वलिटी मतलब होता है समानता। अब किस चीज का समानता? तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। अब आपके मन में चला इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी भी हम बता देते हैं। इक्वलिटी का हिंदी होता है समानता, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अवसर की समानता। स्टेटस मतलब प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता। अब ये क्या चीज है? समानता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि सभी को इक्वलिटी मिलेगा, यानी समानता मिलेगा। और कैसा समानता? अपॉर्चुनिटी का, यानी अवसर का। अवसर क्या? जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कल को क्या करे कि एक एसएससी की वैकेंसी ला दे या एनटीपीसी की वैकेंसी। खुश नहीं होना है, अभी वैकेंसी आ नहीं रही है, ठीक है। एसएससी की वैकेंसी आ जाए और मान ले एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाए, और कल को ये कहे गवर्नमेंट कि नहीं, एक कम्युनिटी वाले ही इसको फिल कर सकते, दूसरा कम्युनिटी वाले नहीं फिल कर सकते। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
हमें अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, सबके लिए बराबर। मतलब एक क्राइटेरिया तो हो सकता है कि एज मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन उस क्राइटेरिया में आने वाले जितने भी भारतीय नागरिक हैं, वो उस फॉर्म को भर सकते हैं, और उस एसएससी का फॉर्म हो, चाहे वो एनटीपीसी का फॉर्म हो, उस सब चीज आप भर सकते हैं, ठीक है। तो वो अवसर की समानता है, इक्वलिटी है, समानता है, ठीक है, आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आया होगा, अवसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्टेटस पे। स्टेटस मतलब क्या? स्टेटस मतलब प्रतिष्ठा। अब कल को मान लीजिए कि अपॉर्चुनिटी आया सिविल सर्विस का एग्जाम में, अवसर आया, एग्जाम आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यूपीएससी के थ्रू आया हमारा सिविल सर्विस का एग्जाम। कल को कोई व्यक्ति सिविल सर्विस का फॉर्म भरा, ठीक है, या बीपीएससी का फॉर्म भरा, और भरने के बाद कल को कोई गरीब व्यक्ति था, नीचे कास्ट का था, वो फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया सिविल सर्विस में। अब सिलेक्शन हो गया तो कल को वो डीएम बन गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला गया, या इंडियन फॉरेन सर्विस में चला गया, या इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चला गया। अगर ये सब सर्विस में चला गया तो कल को ऐसा नहीं हो कि वो अपने पोस्ट पे तो बैठा हो, लेकिन उसको उस तरीके से प्रतिष्ठा नहीं मिलता हो, प्रतिष्ठा, इज्जत नहीं मिलता हो जैसा एज अ डीएम उसे मिलना चाहिए। जैसे मान ले कल को कोई नीचे कास्ट वाला या गरीब जो बहुत नीचे है, वो कल को सीएम बन जाता है, ऐसा नहीं, उसे इज्जत नहीं, स्टेटस उसको इक्वल देना है, जैसा दूसरों को मिलेगा वैसा ही मिलना चाहिए। कल को जैसे मान ली कोई दूसरा कास्ट है, ऊंचा कास्ट है, कोई नीचा कास्ट है, अगर ऊंचा कास्ट वाला डीएम बन गया और नीचे कास्ट वाला डीएम बन गया, तो दोनों को प्रतिष्ठा क्या दिया जाएगा? इक्वल दिया जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अवसर भी इक्वल दिया जाएगा और स्टेटस भी इक्वल दिया जाएगा समाज के अंदर, ठीक है। उम्मीद है कि ये दो वर्ड आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चले फ्रेटर्निटी के बारे में। फ्रेटर्निटी के बारे में हम चलते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुता मतलब क्या? भाईचारा। हम कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, प्रीएम्बल बनाने वालों ने जो हमारा संविधान का एक खाका तैयार किया गया था और उसमें प्रीएम्बल तैयार किया गया था, उस प्रीएम्बल में एक वर्ड फ्रेटर्निटी लिखा गया था। उसको किसी चीज को सोच करके, यहां कोई ऐसा शब्द नहीं है जो ऐसे ही रख दिया गया, बहुत सोच विचार करके रखा गया। आप इस पे डिटेल्स में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छा वर्ड्स एकदम प्रीएम्बल में जो होना चाहिए वो है। तो फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? बंधुता। अब बंधुता कैसा? भाईचारा बढ़ाना है हमको, भाईचारा, एक दूसरे से क्या बढ़ाना है? भाईचारा बढ़ाना। ये भाईचारा कैसे बढ़ेगा? ये भाईचारा बनेगा यूनिटी से। यूनिटी को हिंदी में एकता कहते हैं और इंटीग्रिटी को हिंदी में अखंडता कहते हैं। तो बंधुता बढ़ाना है, वो बंधुता कैसे बढ़ेगा? एकता के साथ, और एकता भी कैसा? इंटीग्रिटी के साथ। इंटीग्रिटी मतलब होता है एक ऐसा जोड़ जो वो टूटे नहीं, अखंडता, अखंड हो, वो टूटे नहीं। कैसा? फेविकॉल के जैसा, वो कभी टूटे नहीं। समझ में आ गया? तो हमें यूनिटी, एकता बढ़ाना है, और एकता भी ऐसा जो हमारा एक दूसरे में टूटे नहीं। भाईचारा बढ़ाना है, हर एक कम्युनिटी एक दूसरे से एकता बढ़ाए, और एकता बढ़ाएगा तो वो भी अखंडता के साथ। क्यों? क्योंकि जब हम एक दूसरे से एकता, बंधुता, भाईचारा बढ़ाएंगे, हर एक कम्युनिटी, छोटा बड़ा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, चाहे वो छोटे कास्ट का हो या बड़े कास्ट का हो, जब भाईचारा बढ़ेगा, और आप जानते हैं कि एक घर में अगर सभी लोग खुशहाल हैं तो उस घर का प्रोग्रेशन कितना अच्छा होगा। वैसे ही हमारा हिंदुस्तान है, अगर यहाँ पे सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे तो क्या होगा? यहाँ का प्रोग्रेशन और अच्छा होगा, हम अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। मतलब क्या है? वर्ल्ड लेवल में अच्छे लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, चाइना, अमेरिका, इससे भी हम लोग आगे पहुंच सकते हैं। कब? भाईचारा के साथ, इंटीग्रिटी के साथ। अब एक घर ऐसा है जो हमेशा लड़ाई हो जाता है, तो हर एक दूसरे का क्या होगा? पैर खींचेगा, वो पीछे डाउन टूवर्ड अर्थ की ओर जाता रहेगा, नीचे की ओर जाता रहेगा। तो उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज आपको और बताना था कि ये जस्टिस शब्द के बारे में आप लोग लिख लिए। जस्टिस शब्द के बारे में, ये शब्द कहां से लिया गया? ये शब्द 1917 में रूस की क्रांति से लिया गया। रशियन क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, वहीं से ये सब लिया गया। कौन? जस्टिस लिया गया है।
पहली बार न्याय की मांग, जस्टिस की मांग वहीं से किया गया था, वहीं से हम लोग जस्टिस शब्द को लिए हैं। ठीक है, अब आइए ये शब्द के बारे में, लिबर्टी और इक्वलिटी और फर्टर्निटी, ये तीन शब्द कहां से लिया गया है? इस तीन शब्द, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता और फर्टर्निटी, ये तीन शब्द जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था, फ्रांस की क्रांति से। सर्वप्रथम 1789 में लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी की मांग हुई थी, वहीं से हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये तीन शब्द लिए हैं, लिबर्टी को, इक्वलिटी को और फर्टर्निटी को। ठीक है, आगे हम ये भी पढ़ेंगे सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड और इंटीग्रिटी वर्ड, ये वाला वर्ड, ये तीनों वर्ड हमारे प्रियम्बल में कब ऐड किया गया। ठीक है, चलिए अब हम प्रियम्बल के चौथे जो लिखा गया था, चौथा डेट, 4 थिंग्स में एक डेट के बारे में अब हम आगे जानते हैं। ठीक है, डेट, तारीख याद है, ये डेट याद है, 26 नवंबर 1949, 1949। इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ये डेट को याद रखना है आपको, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। अब एक हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, अब 26 नवंबर को हर एक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस डे मतलब क्या? ये संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। समझ में आ रहा है? अब 26 नवंबर 1949 को हम क्या 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस डे, और हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ठीक है, अब बनकर तैयार हुआ 1949 में और इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू कब हुआ? इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम हर एक 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। हम क्या मनाते हैं? हर एक 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक चीज और, इसी 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और इसी को हम पहले मनाते थे लॉ डे के रूप में। ठीक है, और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और 26, इसलिए हम हर वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और एक चीज और, हमारा संविधान 26 नवंबर को 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसे हम लागू किए 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किए? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया, तो फिर इतना टाइम क्यों लगा? ऐसा इतना टाइम क्यों लगा? सोचिएगा जरूर, हम आपको छोड़ करके जाते, लास्ट में हम बताएंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा विचार कीजिएगा, इतना टाइम क्यों लगा? जब बन करके तैयार होगा तो इसे लागू भी कर देना चाहिए था, लागू नहीं किया गया, तो इस पे भी आप विचार कीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको आगे बताएंगे 26 नवंबर 1949 से। तो चलिए अब अभी तक जो हम पढ़े प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर देते हैं, हम उसको लिखा देते हैं और साथ साथ आपको समझाते चलते हैं। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा कि भारत की जनता ने भारत का संविधान किसे सौंप दिया? तो आंसर होगा खुद को सौंप लिया। ठीक है, वो खुद को सौंप लिया। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका कहां के संविधान से प्रभावित है? प्रभावित मतलब इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब हुआ कि अमेरिका के संविधान में क्या था? प्रीएम्बल था। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने यह भी सोचा कि हमारे संविधान में भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रीएम्बल होना चाहिए, इसलिए हम वहीं से ले लिए हैं। ठीक है, वहां से लिए हैं लेकिन शब्द अपना है। ठीक है, और नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, कि लेकिन प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। मतलब भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, उद्देशिका होनी चाहिए, ये आइडिया हमने अमेरिका
से लिए हैं और ये प्रस्तावना एक ही लाइन में लिखी होनी चाहिए। ये आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? एक लाइन में होना चाहिए। अब देखिए लेफ्ट साइड में आप प्रीएम्बल को देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये तो बहुत सारा लाइन है, तो एक लाइन में कैसे होना चाहिए? हिंदी में अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो या ध्यान है आपको, जब तक हम पूर्ण विराम नहीं लिखते, पूर्ण विराम नहीं देते, तब तक वो एक लाइन ही काउंट होता है। और प्रीएम्बल को ऊपर से नीचे तक देखिए लास्ट में पूर्ण विराम लिखा हुआ है, यस या नो, इसलिए वो एक ही लाइन में, हमारा प्रीएम्बल एक ही लाइन में होना चाहिए। ये हम कहां से लिए हैं? ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो आंसर लिखिएगा, शुरुआत में उच्च न्यायालय ने अपने अलग अलग केसेस में कहा था कि प्रस्तावना का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1972 में एक केस में अपने पिछले जजमेंट को ठीक करते हुए फिर से निर्णय दिया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अभी जो है हम प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। आप क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिएगा, पहली बार प्रीएम्बल में अमेंडमेंट संशोधन कब किया गया और क्या किया गया था? तो लिखिएगा, पहली बार 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के दौरान किया गया था। इसमें कुल 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द क्या था? पहला सोशलिस्ट समाजवादी, दूसरा सेकुलर पंथ निरपेक्ष और तीसरा इंटीग्रिटी अखंडता। ये तीनों शब्द जो है 1976, याद रखेंगे ये डेट, 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। ये तीनों शब्द बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से रखेंगे। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, अभी तक संविधान में संशोधन 104 बार हो चुका है। हम संशोधन को भी अच्छा से समझेंगे बाद में, संशोधन वर्ड का मतलब क्या है। फिलहाल अभी आप लिखिएगा, अभी तक संविधान में संशोधन 104 बार हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। इसी बार 42वें संविधान संशोधन में हुआ था, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। कि अगर आपसे पूछा है लघु संविधान कब हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, लेकिन संविधान में पहली बार संशोधन के, संविधान में, प्रीएम्बल में नहीं, संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रीएम्बल को भारत के संविधान में पेश करने का प्रस्ताव कब आया था? तो आंसर लिखिएगा, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया, जबकि इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो अगले क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? लिखिएगा, भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया गया। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसको अंडरलाइन करके रख लेंगे, ठीक है, में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान सौंप दिया। ठीक, तो हो गया सारा क्वेश्चन, नोट कर लिए हैं। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे और वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे। कोई भी पार्ट अगर मिस हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में आइएगा और मुझे बताइएगा। और दूसरी बात, वीडियो कैसा लगता है? सब लोग तो वीडियो देखते हैं, लेकिन कमेंट कुछ ही स्टूडेंट्स कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर संविधान आपको सोचने की आज़ादी दिया है, तो सोच तो लेते हैं, कमेंट करेंगे, लेकिन एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी दिया गया है। तो एक बार अपना विचार कमेंट बॉक्स में आके एक्सप्रेस भी कर दीजिए। अगर अच्छा कमेंट होगा तो हमें इम्प्रूवमेंट होगा, मुझे अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा बेकार कमेंट होगा तो हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आपका इंतजार है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट 3 के साथ, पॉलिटी पार्ट 3 के साथ। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।